दयानंद गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। रेखा, बारिश आने वाली है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी ना हमारा घर गिर जाए। वैसे भी हमारी छत घास की है और इसकी दीवारें भी कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। कहीं इस बरसात में कुछ अनर्थ ना हो जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? पिताजी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने मुखिया जी से बात तो की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया था कि वो हमारी छत पर लोहे के सरिया डलवा देंगे और छत को पक्का करवा देंगे। लेकिन पूरा साल बीत गया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो मुखिया जी बस राजनीति करते हैं, गरीबों की सहायता नहीं करते। हमारी सहायता तो हमारा भाग्य भी नहीं कर रहा है। जैसे ही बरसात शुरू होती है, मुझे डर लगने लगता है। हर बारिश में हमारी छत टपकती है, आधे से ज्यादा पानी अंदर आ जाता है और ये मिट्टी की दीवारें गिरने लगती है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप एक बार मुखिया जी से बात करके देखिए ना। हाँ हाँ बेटा, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। हाँ, आपको आज ही जाना चाहिए और मुखिया जी से बात करके देखनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। आनंद मुखिया जी की हवेली की ओर निकल पड़ता है। मुखिया जी, इस गरीब की समस्या सुन लीजिए। आओ आओ आनंद, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? मुखिया जी, पिछली साल आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर की छत पक्की करवा दोगे और फिर बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा। लेकिन पूरा साल बीत गया, बारिश का मौसम फिर से शुरू हो गया और मेरी छत अभी तक कच्ची है। मेरी छत टूट जाएगी, घर गिर जाएगा, फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे हाँ आनंद, तुम्हारी बातों से याद आया, तुमने मुझे ये कहा तो था। लेकिन देखो आनंद भाई, इसमें तुम्हारी गलती है। मैं किस किस की समस्या याद रखूंगा? मुझे बहुत काम रहता है। इसी कारण मैं तुम्हारी समस्या भूल ही गया था और तुमने मुझे दोबारा याद ही नहीं दिलवाया। लेकिन मुखिया की समस्या का समाधान करना तो आपका काम है। ऐसे में मैं आपसे बार बार कैसे कह सकता था? लेकिन याद दिलाना जरूरी तो है ना। अगर तुमने मुझे याद दिलाया होता तो तुम्हारी छत अब तक बन चुकी होती। लेकिन अब मैं कुछ करता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं। ठीक है मुखिया जी, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। अब जितने जल्दी काम हो जाए उतना ही ठीक रहेगा। हाँ आनंद, तुम चिंता मत करो। वैसे भी गांव वालों की समस्या का समाधान करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है। तो ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ। आप मुझे निर्णय करके बताइए कि आगे क्या करना है। हाँ, तुम आराम से चले जाओ, मैं खुद चलकर तुम्हारे घर तुम्हें बताने आऊंगा। फिर आनंद मुखिया जी की हवेली से चला जाता है। देखो तो मुखिया कितना झूठ कहता है कि गांव वालों की भलाई के लिए मुखिया बना है। मैंने तो इसे कभी भी किसी का भला करते हुए नहीं देखा। उल्टा ये हमेशा गांव वालों को लूटता ही है। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो आनंद? मुझे बताओ, क्या समस्या है? अरे जमींदार जी, समस्या पर समस्या ही है। एक मेरे घर की घास फूस वाली छत ने मुझे परेशान करके रखा है और बारिश में उसके गिरने का डर है मुझे। तुमने मुखिया जी से नहीं कहा क्या? हाँ कहा तो है। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्णय करके बताएंगे। हाँ, मुखिया जी बहुत भले आदमी हैं, वो तुम्हारा काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी है, बस एक छत मिल जाए उतना ही काफी है और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी छत बन जाएगी। ठीक है जमींदार जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने काम से कहीं जा रहा था, फिर मिलते हैं। आनंद अपने घर की ओर चल पड़ता है और जमींदार मुखिया जी की हवेली में चला जाता है। अरे मुखिया जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव वालों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या भाई जमींदार, क्या अब तुम भी मुझे ताने मारोगे? मैं गरीबों की समस्या का समाधान करने के लिए मुखिया नहीं बना हूँ, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बना हूँ। और इससे बेहतर तुम्हारी अलावा
मुझे और कोई नहीं जानता। मुखिया जी, मुझसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा। आपको पता है, रास्ते में मुझे आनंद मिला था, बड़ा दुखी लग रहा था, कह रहा था कि मुखिया जी से मिलकर आया हूं, जल्द ही मेरे घर की लोहे वाली छत बन जाएगी। अरे तो उससे और मैं क्या कहता, कब से यहाँ खड़े होकर रोना रो रहा था। उसकी समस्या का आखिरकार क्या समाधान करने वाले हो? अरे करना क्या है, उसको बस एक उम्मीद दे दी। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन गरीबों पर बेफालतू में उठाता फिरूं। लेकिन मेरे पास उसके लिए एक योजना है। अरे बताओ बताओ, कैसी योजना है, जल्दी बताओ। तुम तो जानते ही हो, पर्दे का सौदा मैं कभी नहीं छोड़ता। जमींदार जी, आप आनंद की छत बनवाने के लिए उसे हाँ कह दो और उसके बदले उससे कहो कि वो अपनी जमीन हमें दे दे। जमीन बेचकर हमें बहुत फायदा होगा। उसकी जमीन गांव में सबसे बेहतर और अच्छी जगह पर है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या आनंद इसके लिए मानेगा? मैंने उसकी आंखों में चिंता देखी है, उसकी चिंता ही उसे ले डूबेगी। लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? उसकी जमीन लेने के बाद हमें उसकी छत तो बनवानी ही पड़ेगी। अरे मुखिया जी, आप तो राजनीति वाले आदमी हैं। कुछ भी बहाना बनाकर कुछ भी कह दीजिएगा, उसकी छत बनवाने की हमें क्या जरूरत। कहीं ऐसा ना हो इस बार गांव वालों का क्रोध हम पर फूट जाए। अरे कैसी बातें करते हो मुखिया जी, आज से पहले हम दोनों ने मिलकर क्या क्या नहीं संभाला है। और हम कह देंगे कि आनंद हमसे पैसे ले जा चुका है, लेकिन उसने सारे पैसे खर्च कर दिए और छत नहीं बनवाई। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम योजना गजब बनाते हो। हाँ, तो हम दोनों मिलकर कल आनंद के घर जाएंगे, पहले उसकी जमीन हथियानी पड़ेगी। आनंद अपने घर पहुंच जाता है तो रेखा कहती है, अपने मुखिया जी से बात की क्या क्या, वो हमारी सहायता करेंगे। रेखा, इन राजनीति वाले लोगों को तो तुम जानती ही हो। जमींदार जी ने वही राजनीति वाली भाषा बोली। उन्होंने कहा वो सोच विचार कर निर्णय लेंगे। लेकिन इसमें सोचना क्या है, हमारा घर कभी भी टूटकर गिर सकता है। रेखा, ये जमींदार जैसे लोग बिना अपना फायदा देखे कुछ भी नहीं करते। अब तो मुझे इस बात की चिंता है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे घर का क्या होगा। पिताजी चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। बेटा, तुम्हारी भगवान में आस्था देख मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि भगवान हमसे नाराज है। वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। ऊपर से मुखिया जी ने भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे आनंद, क्या हुआ, कैसे हो, क्या बातचीत चल रही है? और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे क्या बताऊं मनोज, मेरी किस्मत ही फूटी है। घर पर एक पक्की छत तक नहीं बना पाया। अरे तो तुम इतने उदास क्यों होते हो आनंद भाई? सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है और वो अपने सही समय पर ही होता है, तो मैं इतनी चिंता मत करो। हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हाँ मनोज, मैं ये बात तो जानता हूँ, लेकिन बेचारे गांव वाले भी क्या करेंगे। सभी गांव वाले भी गरीब ही है। बस धीरे धीरे करके सभी ने अपने घर मजबूत कर लिए हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। अरे तुम चिंता मत करो, क्या तुमने मुखिया जी से बात की? हाँ मनोज, मुखिया जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि वह सोचकर बताएंगे। अरे मुखिया जी का तो क्या ही कहना, वो तो बस पूरे गांव को लुटाता फिरता है। अपने लिए तो पक्की हवेली तैयार कर ली। गांव वालों की जमीन बेच बेचकर गांव का मुखिया और जमींदार मिलकर ये सब करते हैं, इसीलिए दोनों मालामाल हो गए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मनोज, लेकिन इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सबके पास बस थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके हमसे वो भी हक कह लेंगे। अब मेरी छत बनवाने के बदले भी पता नहीं मुझसे क्या मांग करेंगे। चिंता मत कीजिए, हम गरीबों से वैसे भी क्या मांग लेंगे। नहीं नहीं भाभी जी, आप उन दोनों को नहीं जानती। वो दोनों बहुत लालची हैं। अपना बिना फायदा देखे वो किसी का काम नहीं करते।
मनोज, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब तो मुझे भी ये डर सताने लगा है कि पता नहीं वो मुझसे क्या मांग लेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। आनंद भाई तुम चिंता मत करना, अभी मैं चलता हूं। हाँ हाँ मनोज भाई, ठीक है। बातों ही बातों में रात हो जाती है। वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मुखिया और जमींदार आनंद के घर पर आते हैं। आनंदो, आनंद, घर से बाहर आओ। अरे मुखिया जी, सरपंच जी, आप दोनों मेरे घर पर। आनंद, कल तुम अपनी समस्या लेकर आए थे ना, उसका समाधान हम दोनों ने ढूंढ निकाला है। घर के भीतर आइए, बैठिए, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं नहीं आनंद, बाहर ही ठीक है। पहले समस्या के समाधान पर बात कर लेते हैं, बाकी सब तो होता रहेगा। हाँ ठीक है मुखिया जी, बताइए। देखो आनंद भाई, मैंने जमींदार से तुम्हारे दुख के बारे में बहुत चर्चा की और फिर हम दोनों ने सोच लिया कि हम तुम्हारी छत बनवा देंगे, फिर तुम्हारा घर भी नहीं गिरेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी बताइए, आप कब तक मेरी छत बनवा रही हैं? देखो आनंद, बात ऐसी है, छत तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी एक काम करना होगा। हाँ 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 मुखिया जी बताइए, उसके बदले मुझे क्या करना होगा? देखो आनंद, अब तुम तो जानते ही हो कि मुखिया जी के पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च करके तुम्हारी छत बनवा दे। लेकिन हाँ, अगर तुम वादा करते हो कि बदले में तुम अपनी जमीन हमें दे दोगे तो फिर हम छत बनवा सकते हैं। तुम्हारी जमीन को बेचकर उन पैसों से हम तुम्हारी छत बनवा देंगे। हमारे पास अच्छे खरीदार हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास बस एक वो ही तो जमीन है जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। वही जमीन अगर मैं आपको दे दूंगा तो मेरी छत तो बन जाएगी, लेकिन उसके नीचे बैठकर मैं क्या खाऊंगा? उसके नीचे बैठकर हम भूखे मरेंगे। ये सब तुम्हें सोचना है, हम तो बस तुम्हारे पास तुम्हारी समस्या का हल लेकर आए थे। अब अगर तुम ही तुम्हारा भला चाहते हो, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, अगर ऐसे में तुम्हारा घर गिर गया तो तुम कहाँ जाओगे? क्या सच में आपको लगता है कि यही आखिरी रास्ता है? हाँ आनंद, इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें यही करना होगा। देखो भाई, हम तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है। चाहे तुम अपना घर बचा लो, चाहे अपनी जमीन, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं आपको सोच कर बताता हूँ। तो ठीक है, हम चलते हैं, तुम सोच कर बताना। आनंद, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा देर हो जाए। ठीक है मुखिया जी, सरपंच जी, मैं आपको जल्द ही निर्णय करके बताता हूँ। इतना कहकर मुखिया और जमींदार वहां से चले जाते हैं। रेखा, क्या तुमने इन दोनों की बातें सुनी? हाँ, मैंने सब कुछ अच्छे से सुना। ये तो सीधे तौर पर हमारी जमीन का सौदा करने आए थे। मतलब ये हमारी सहायता नहीं करेंगे। अगर हमें जमीन ही बेचनी होती तो वो हम भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अच्छे खरीदार हैं, जिससे हमारी छत आराम से बन जाएगी और हमें कोई कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं उलझन में हूँ, आखिर क्या करूँ? आप थोड़ा दिमाग लगाओ और कुछ सोचो। हमारी खराब हालत का फायदा मुखिया और जमींदार उठा रहे हैं। वो हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं। जमीन बेचकर हमने छत बनवा भी ली, तो उसके बाद हम खाएंगे क्या? तुम ठीक कह रही हो रेखा, लेकिन मैं फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी जोरों से बिजलियां खड़कने लगती हैं और तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई और ये बारिश जब एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब हम क्या करेंगे? आप इतनी चिंता मत करो, यह तो मौसम की पहली ही बारिश है। रेखा, हमारे घर में इतनी भी ताकत नहीं है कि पहली बार बारिश की मार झेल ले।
हमारा घर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है, फिर हम क्या करेंगे? पिताजी, अगर हमारा घर गिर गया तो हम फिर कहाँ रहेंगे? बेटा, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं हमारा क्या होगा। आपको क्या लगता है मुखिया जी की बात मान लेनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि हमारे पास मुखिया जी की बात मानने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है। पिताजी, हमारे छत टपकना चालू हो गया है और पीछे वाली दीवार से भी नीचे पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दीवार गिरने वाली है। हे भगवान, हम पर कृपा दिखाओ, इतनी तेज बारिश मत करवाओ, ऐसे में तो हमारा घर गिर जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो। आप एक काम कीजिए, अभी मुखिया जी के पास जाइए और उनसे कहिए हम जमीन बेचने को तैयार हैं। हाँ रेखा, मुझे भी यही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। बारिश में भीगते हुए आनंद मुखिया जी की हवेली में पहुंच जाता है। अरे मुखिया जी, जमींदार जी, अच्छा हुआ आप दोनों ही मिल गई। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे थोड़ी देर पहले ही तो हम तुम्हारे घर से आए हैं, क्या तुमने इतनी जल्दी निर्णय भी कर लिया? और बारिश इतनी तेज हो रही थी, जब रुक जाते तब आ जाते ना आराम से। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे घर की छत टपकने लगी है, मेरे घर की दीवार कभी भी गिर सकती है। अगर एक दीवार गिरी तो पूरा घर गिर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं अपनी जमीन बेचने को तैयार हूँ। आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं बारिश में सुख चैन से रह सकूं। ठीक है आनंद, तुम जैसा कहो, हम तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढेंगे और फिर खरीदार मिलने के बाद हम तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम्हारी छत भी बनवा देंगे। आपका खरीदार कब तक मिल जाएगा? और उससे पहले क्या आप मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं? अब हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है जो हम तुम्हें पैसे दे दे। अब हमें भी तो खरीदार ढूंढने पड़ेंगे ना, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इतना तो तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है मुखिया जी, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ आनंद भाई, ठीक है। ठीक है जमींदार जी, मैं चलता हूँ। बारिश हो रही है, अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। नहीं नहीं मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे घर पहुंचना है, घर वालों की चिंता है मुझे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये शिकार तो जाल में फंस गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने खरीदार भी ढूंढ रखा है और वो हमें 5 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। इसकी जमीन तो हम कल ही बेच देंगे, लेकिन फिर हमें इसको पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, कह देंगे कि हमें अभी खरीदार नहीं मिला है। तुम ठीक कहते हो, इसे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर भागा ही देंगे और गांव के मुखिया का कोई क्या ही कर लेगा। ये हुई ना बात। रेखा, तुम दोनों ठीक कहो ना? अभी तक तो ठीक है, पर ऐसा लगता है ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहेंगे। ये छत और दीवार कभी भी गिर सकती है। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारा घर गिरने से कोई नहीं रोक सकता। मुखिया और जमींदार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो खरीदार ढूंढेंगे। जब खरीदार उन्हें पैसे देंगे तभी वह मुझे पैसे दे पाएंगे, उससे पहले वो हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जमीन के लिए खरीदार मिलना जरूरी है। क्या मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, कहीं ये दोनों मिलकर हमें फंसा तो नहीं रहे। अब तो बस भगवान ही जाने की क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी देखिए, ये दीवार थोड़ी सी गिर रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रेटा, तुम मेरी तरफ आ जाओ, वहां पर मत जाओ, वह दीवार कभी भी गिर सकती है। हाँ बेटा, तुम इस तरफ आ जाओ, इस कोने में बैठो। वो दीवार आधे से ज्यादा गिर चुकी है, उधर मत जाओ, सारा पानी अंदर आ रहा है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हम पर थोड़ी दया दिखाओ। ये रात किसी तरह बीत जाए, फिर सुबह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
रो मत रखा रेखा शिवा बेटा, तुम भी मत रो, तुम्हारे पिता अभी जिंदा है, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। वो तीनों पूरी रात घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और सो भी नहीं पाते हैं। सुबह होते ही मनोज वहाँ पर आ जाता है। अरे बाप रे आनंद, तुम्हारे घर की आधी दीवार तो गिर गई है। आखिरकार तुमने यहाँ रात कैसे काटी? अरे जल्दी इस घर से निकलो, नहीं तो सब इसके नीचे दब जाएंगे। मनोज हम तो पूरी रात नहीं सो पाए, हम बस इस घर की छत और दीवार को ही देखते रहे कि कहीं गिर ना जाए। क्या मुखिया जी ने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया? उन्होंने मुझे अपनी जमीन बेचने के लिए कहा है और इसके लिए वो खरीदार ढूंढ रहे हैं। जब खरीदार कुछ पैसे देगा तभी हो पाएगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी चाल चल दी। आनंद भाई, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मनोज, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? आप तुम ही बताओ कुछ। एक बार फिर उन दोनों से मिलकर देखो, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कोई उपाय निकाला हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है मनोज भाई, तुम भी चलो। भाभी, जब तक आप और शिवा मेरे घर पर रुकिए, इस घर की छत कभी भी गिर सकती है। यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है भैया, हम आपके घर जाते हैं। चलो मनोज, जल्दी चलो, बारिश भी थोड़ी रुक गई है। आनंद और मनोज दोनों ही मुखिया जी की हवेली में चले जाते हैं। मुखिया जी, आनंद बहुत मुसीबत में है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके इसकी सहायता कीजिए। अरे मनोज, आनंद के बारे में मैं जानता हूँ और इस पर आई विपत्ति का अंदाज है मुझे, लेकिन इसने हमारे पास अपनी जमीन बेची है। अब जब तक खरीदार नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आनंद का घर गिरने लगा है। मुखिया जी, अगर आपने जल्दी से कुछ नहीं किया तो यह बेघर हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो मनोज, तुम अपने घर जाओ, हम कुछ करते हैं। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा कहे। मैं खरीदार मिलते ही तुम्हारे घर पर चल कर आऊंगा। अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मुखिया जी, अब हम चलते हैं। मनोज और आनंद वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही मुखिया भी जमींदार के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे मुखिया जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आज सुबह ही जाकर आनंद की जमीन बेच आया, जैसा मैंने कहा था। 5 गुना ज्यादा दामों में बैठी है। ये लीजिए अपने हिस्से के पैसे। लेकिन वो आनंद अपना दुख दर्द लेकर आया था, मनोज को भी साथ में लेकर आया था। उसका घर गिरना शुरू हो गया है, हम उसको क्या जवाब देंगे? इतना मत सोचिए मुखिया जी, अपना इंतजाम वो खुद ही कर लेगा। सारे गरीब किसानों का घर अगर हम बनवाएंगे तो हम भी गरीब हो जाएंगे, इतना मत सोचिए। ठीक है, तुम तो मेरे पैसे इधर लाओ। आनंद और मनोज दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। मनोज, मेरा तो पूरा घर गिर चुका है, अब क्या करूं, कहां जाऊं? ये तो बड़ी समस्या हो गई। ऊपर से जमींदार और मुखिया पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं। आनंद, तुम मेरे घर पर ही रहो, मैं कुछ करता हूं। तुम यहीं रुको, मैं अभी गांव में घूम कर आता हूं। मनोज गांव में पता करने जाता है कि क्या किसी ने आनंद की जमीन खरीदी है और उसे सच का पता चल जाता है। आनंद भाई, ओ आनंद भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मनोज, तुम तो गांव का चक्कर मारने गए थे ना, क्या हुआ? मुझे गांव वालों से पता चला है कि आज सुबह ही तुम्हारी जमीन जमींदार ने किसी को बेच दी, और वो भी 5 गुना ज्यादा दामों में। उसके बाद भी वह तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं मुखिया और सरपंच ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। मुझे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो मेरे संगत घर मुखिया के। लेकिन तुम आगे चलो, मुखिया का सच सबके सामने लाने के लिए मैं कुछ करता हूं। ठीक है मनोज, तुम जैसा कहो। आनंद अपने परिवार के साथ मुखिया जी के घर जाता है
और पीछे से मनोज कुछ गांव वालों को भी चुपचाप ले आता है। मुखिया जी, आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? ऊपर से मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। हाँ आनंद, हम तो तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। अन्याय की बात कहाँ से आ गई? मुझे पता है मेरी जमीन बिक चुकी है, वह भी 5 गुना ज्यादा दामों में, लेकिन आप लोग मुझे जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे हैं। आपने मेरे जमीन भी हत्या ली और पैसे भी नहीं दे रहे हो। मेरा पूरा घर भी टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ? अच्छा, तो तेरे सामने सच्चाई आ गई तो सुने ले। हाँ, हमने ऐसा ही किया है जैसा तुझे पता चला है, लेकिन अब तो हमारा क्या कर लेगा? हाँ, मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता दूंगा। मैं कह दूंगा कि आपने मेरी जमीन हत्याई है और ऊपर से मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं। आपका सारा षड्यंत्र मैं गांव वालों के सामने रख दूंगा। तुझे क्या लगता है तू कहेगा और गांव वाले मान भी लेंगे? मैं इस गांव का जमींदार हूँ, ये मुखिया जी हैं। हम कह देंगे कि हम तुम्हें पहले ही पैसे दे चुके हैं और तूने पैसे उड़ा दिए, घर नहीं बनवाया, इसलिए तू बेघर हो गया है। इसमें सिर्फ तेरी ही गलती है। हमारी पोल खोलने चला है, हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, तुझे लूला लंगड़ा कर देंगे, तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम पापी नीचे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हमसे बदतमीजी मत करो और चुपचाप अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सभी को अभी उड़ा दूंगा। आखिरकार तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। गांव वालों की भलाई का जो तुम दोनों झूठा नाटक करते हो, उसकी पोल खुल ही गई। मनोज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा असली चेहरा देखने आए हैं और तुम्हें सबक सिखाने भी। मुखिया और जमींदार, हम सभी गांव वालों को तुम पर बहुत पहले से शक था। तुम हमेशा सभी गांव वालों के साथ धोखा ही करते थे। अब तो हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। जल्दी से आनंद के पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों के सामने अपनी पोल खोलते हुए देखकर जमींदार डर जाता है। अरे बाप रे, आज तो गलत फंस गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, नहीं तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप सभी गांव वाले मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और मैं आज ही आनंद के लिए नया घर बनवाने का काम शुरू करवा दूंगा, जब तक आनंद तुम मेरे घर में रह सकते हो। अब तो आप सभी लोग मुझे कृपया करके एक बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर मुखिया आनंद को एक पक्का घर बनाकर दे देता है और उसी दिन से गांव वालों के साथ धोखा करना भी छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो कभी धोखा करता तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। इसी की डर से वो गांव में ईमानदारी से काम करने लगता है। सीताराम, राधे राधे।